सो हेलो एवरीवन, आई एम फ्रेंड राहुल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई देख लो, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद में अपने कैमरा के फ्रेम में लगी अपनी लाल परी। एंड फाइनली हम लोगों ने अपनी बाइक के ऊपर 10,000 प्लस किलोमीटर्स कंप्लीट कर दिए हैं। एक बार मैं आपको इसका स्पीडोमीटर ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है। चैलेंज दी एक्सट्रीम। सो फाइनली भाई हीरो एक्सट्रीम को चैलेंज करते करते हम लोगों ने इसमें 10,000 कंप्लीट कर दिए हैं। एक बार आपको दिखाता हूँ इसका ओडोमीटर, तो देख लो ये 11,166 किलोमीटर। इट मीन्स कि मोर देन 11,000 अपनी गाड़ी चल चुकी है, ठीक है। और अपनी जो एक्सट्रीम है, जो नए लोगों उनको बता दूँ कि अपनी जो एक्सट्रीम है वो इंडिया की पहली 2026 वाली एक्सट्रीम 125 आर है, जो कि आ चुकी है अपने डुअल चैनल ABS प्लस कलर्ड LCD पैनल के साथ में, है ना। तो ये पहली एक्सट्रीम है, और पहली एक्सट्रीम है इस हिसाब से भी है क्योंकि ये 10,000 चलने वाली पहली एक्सट्रीम होने वाली है अपने इंडिया की। क्योंकि डेफिनेटली अब तक इस बाइक को और इस बाइक के इस स्पेसिफिक मॉडल को किसी ने भी 10,000 किलोमीटर्स राइड नहीं किया होगा। और अगर मैंने इसको राइड कर लिया है ना, तो मैं एक नॉर्मल इंसान तो होने हैं, जो नॉर्मल यूज़र होते हैं वो तो हो नहीं मैं। और कोई यार गाड़ी आ रही है, निकल जाएगी। यही दिक्कत होती है सिटी के अंदर, सॉरी गलियों में शूट करने में। जिसने 10,000 कंप्लीट कर दिए हैं, और 10,000 करने के साथ साथ में जिस बंदे ने इस पर कंप्लीट किया ना 10,000, वो भी कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। उसका काम भी यही है बाइक्स के बारे में बताना, आपको दिखाना और समझाना, है ना, और इनसे असली परफॉर्मेंस दिखाना। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद में इस बाइक के अंदर मुझे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा लाइक इसकी नेगेटिव पॉइंट्स लगे, और कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो इसके प्रोज लगे मुझे, ठीक है। और इस बाइक के साथ मेरा 10,000 का जो एक्सपीरियंस है वो मैंने कंप्लीट किया है सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के अंदर, ठीक है। इट मीन्स कि 11 नवंबर को ली गई थी ये गाड़ी अपनी, ठीक है। और आज जो डेट है वो हम लोग पहुँच चुके हैं मई में, ठीक है। और आज 9 मई है आई गेस। और अभी इस ब्लॉग के बारे में आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि समझ लो ये ब्लॉग अभी मैं अपलोड कर रहूँगा, अभी शूट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जाऊँगा घर पे, तुरंत ही इसको एडिट करके अपलोड कर दूँगा, और कल अगेन हम लोग इस पर शूट करेंगे, ठीक है, अपनी एक्सट्रीम के ऊपर। सेम यही कंसेप्ट रहेगा 10,000 वाला, लेकिन उस वाले ब्लॉग में हम लोग प्रॉपर मोटर ब्लॉगिंग सेटअप के साथ रहेंगे। इसको राइड करेंगे, राइड करके बताएंगे क्या क्या डिफरेंस मुझे लग रहा है एज़ कम्पेयर टू न्यू, ठीक है। और साथ ही साथ में इस व्लॉग को थोड़ा डिफरेंट बोलने का जो रीज़न है वो ये भी है कि आज के इस व्लॉग में आप लोग लाइक मैं जो कल व्लॉग शूट करूँगा ना, उस व्लॉग से पहले आज के इस व्लॉग में जो कुछ भी कमेंट्स आएंगे ना, सारे के सारे कमेंट्स में उस वाले व्लॉग में रीड करूँगा और उसके आंसर दूंगा लाइव, ठीक है, उसी वीडियो में। सो इसलिए आज के लिए ये व्लॉग होने वाला है, जो कि होने वाला है डिटेल्ड एक्सपीरियंस रिव्यू ऑफ आर 2026 एक्सट्रीम 125 आर, ठीक है। जिसके अंदर हम लोग को आपको सारी की सारी चीज़ें बताएंगे कि सारी चीज़ें कैसी हैं, कोई अच्छी भी हैं, ख़राब भी हैं, जैसे भी हो। बस हम लोग अपनी गाड़ी को जो बातें हैं गाड़ी की वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, इट मीन्स कि टायर्स से, और एंड करेंगे इसके लास्ट टेल लैम्प पर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई हम लोग इनके टायर्स की, क्योंकि 10,000 चल चुकी गाड़ी, समझ रहे हो। तो अब इतने टाइम के बाद में आपको डेफिनेटली समझ में आ जाना चाहिए कि गाड़ी के टायर्स कैसे परफॉर्म करते हैं। क्योंकि गंदी लग रही होगी, क्योंकि अभी समय जो मानसून है वो आ चुका है, थोड़ा बहुत हल्का सा, ठीक है। और इसीलिए रोड जो है वो थोड़ी सी वेट हो चुकी है, और वेट रोड के साथ में जो टायर्स की ग्रिप है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, डेफिनेटली कम होती है, क्योंकि इसमें जो टायर्स पड़े हैं वो C8 के हैं। बट स्टिल जो Zoom X3F है ना, लाइक जो इसमें टायर्स का पेयर पड़ा हुआ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करता है रोड के ऊपर, क्योंकि जो टायर्स का साइज़ है वो थोड़ा सा वाइड है ना, एज़ कम्पेयर टू एनी अदर बाइक ऑफ दिस सेगमेंट। क्योंकि जो इसमें फ्रंट है, इसमें फ्रंट में मिलता है आपको 100 सेक्शन का टायर, है ना, 90/90 सॉरी। तो फ्रंट में इसमें मिलता है आपको 90/90। और अगर बात करें इसके हम लोग रियर वाले टायर की ना, तो वहाँ पर 120 सेक्शन का मिलता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो रियर वाला टायर है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है, और वाइड होने के साथ साथ में जो इसकी ग्रिप्स है रोड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छी निकल के आती हैं, ठीक है। आपको कॉर्नरिंग एंड ऑल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और आज 10,000 किलोमीटर करने के बाद भी भाई टायर्स आज भी वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो टायर्स में डेफिनेटली कोई गुंजाइश नहीं है। मिरर्स इसके बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मैंने निकाल के गलती करी है। वो गलती क्या की है भाई, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि इसके लुक्स आ सके। हम लोग 12 मिरर्स लगा रखे हैं, इस मिरर्स में ज़्यादा कुछ विजिबिलिटी नहीं है, सही, ठीक है। हाथ इधर करना पड़ता है देखने के लिए। बाकी इसके जो स्टॉक मिरर्स हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बिल्कुल लगा के रखने वाली चीज़ है वो तो। और अगर बात करें कुछ और चीज़ों की, लाइक जो दूसरी शिकायत मुझे लगी इस गाड़ी से, शिकायत लगी एक है, वो इसकी हेडलैम्प वाली। क्योंकि जो इसका हेडलाइट्स का थ्रो है वो थोड़ा सा, हाँ, जो इसका हेडलाइट्स का थ्रो है वो थोड़ा सा नीचे को ही जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा है। हीरो वालों ने बोल रखा है कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, बट मैंने एक रील में देखा था कि उसको खोल के लगा रहा था, तो उसमें कोई एडजस्टमेंट का पॉइंट नहीं था। बट हाँ, हीरो वालों ने बोल रखा है कि आप इसके हेडलाइट्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो अपराइट, है ना, पहले से ये थोड़ा सा डाउन है आई गेस। और अब बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की जो मुझे
एक और जो प्रोज़ है, बहुत बड़ा प्रो है इस बाइक को लेने का ना, वो ये है कि भाई देखो दिस इज़ द बेस्ट लुकिंग बाइक इन दिस सेगमेंट है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लुक्स के साथ साथ में जो उसका कंफर्ट लेवल है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा ओके है। अभी रिसेंटली मैं इस बाइक ने 1000 किलोमीटर्स की राइड जो है वो कंप्लीट की है, और वो राइड कंप्लीट करने के जस्ट बाद ही इस गाड़ी की कंडीशन थोड़ी सी ऐसी है, ठीक है। वरना तो अगर गाड़ी रोज़ चलती रहती है तो रोज़ साफ़ होती रहती है, इसलिए साफ़ लगती है। बट फिलहाल ये बहुत ज़्यादा चल के आई है, इसलिए ऐसी लग रही है, ठीक है। और कंफर्ट के बारे में बात कर ले तो भाई डेफिनेटली विथ पिलियन है गाड़ी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि डेफिनेटली इसका जो पोस्चर है राइडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखा है तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा कंफर्ट है, क्योंकि जो सीट का साइज़ है ना वो बहुत ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा ह्यूज सीट के साथ में जो सीटिंग पोस्चर है वो भी थोड़ा सा अपराइट ही आता है। वैसे जो बार एंड मिरर्स हैं इसके बाद से इसका जो पोस्चर है थोड़ा बहुत एन की तरह लगता है, बट जो एक्चुअल पोस्चर है वो तो एक्सट्रीम का ही रहेगा ना। और बात कर ले अगर ये पिलियन कंफर्ट की, तो पिलियन कंफर्ट भी इसका एक नंबर है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है लॉन्ग राइड्स पे भी, ठीक है। टेस्टेड चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको उसका पूरा एक प्रॉपर ब्लॉग चाहिए लॉन्ग राइड वाला, तो उसके लिए कमेंट कर देना। देखो बहुत मुश्किल है, वैसे तो लॉन्ग राइड मैं करता नहीं हूँ, इसीलिए लॉन्ग राइड का वो तो मुश्किल है। बट उसके अलावा अगर आपको एक और चीज़ देखनी है जो कि है इसकी माइलेज आफ्टर 10,000 किलोमीटर्स, तो वो मैं आपको डेफिनेटली दिखा सकता हूँ, क्योंकि अपनी बाइक ने 10,000 के 11 कंप्लीट कर दिए हैं, और 11,000 के बाद में आज भी इसका जो माइलेज है ना, एक बार आपको दिखाता हूँ, 50+ ये बाइक हमेशा देती है, हमेशा। और फिलहाल ये अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो है वो कितनी चल रही है, ठीक है। तो ये ट्रिप ए में गाड़ी चल चुकी है 69.5 किलोमीटर्स, और ये आज का है, आज दिन भर ये गाड़ी सिटी में चली है, पेट्रोल ख़त्म हो गया बिल्कुल। और जो माइलेज दिखा रहा है वो है 52.5 का, और ये विथ पिलियन माइलेज है, ठीक है। सिटी के अंदर विथ पिलियन अगर आप नॉर्मल चलाते हो, लाइक हार्ड एंड फास्ट नहीं चलाते हो, काम से चलाते हो ना, तो फिर आपको डेफिनेटली इतना माइलेज मिलना ही वाला है। और अगर आपको चाहिए एक डेडिकेटेड माइलेज टेस्ट भी ना 10,000 के बाद में, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, उसके लिए कमेंट कर दो, ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और अब बात करें कुछ और चीज़ की, लाइक सबसे मेन चीज़ की बात कर लेते हैं, जिसके लिए एक्सट्रीम लेने में इंसान डरता है, और एक से आप लोगों ने ये ब्लॉग खोला भी होगा इसी चीज़ के लिए, वो है इसका इंजन। क्योंकि डेफिनेटली यार इसके इंजन को लेके बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेके इंसान डरता है, जो कि है इसके इंजन हेड लीकेज की प्रॉब्लम। क्योंकि देखो 10 में से 8 गाड़ियाँ ऐसी एक्सट्रीम निकलती हैं ना जिसमें इंजन हेड लीकेज की प्रॉब्लम होती है, लाइक 8 क्या सारी की सारी ऐसी होती हैं। और उसका जो रीज़न सबसे मेन है ना वो है फ्यूल, ठीक है। वैसे तो ये गाड़ी देखा है तो E20 कंप्लाइंट है, ठीक है। E20 से ऐसे इथेनॉल से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ऐसा बोलती है कंपनी। बट द थिंग इज़ भाई कि जो इसकी पैकिंग है ना, अभी हेड की पैकिंग वो अभी भी रबर की आ रही है, और रबर को समझ लो एक हिसाब से एलर्जी है अपने इथेनॉल से, सो इसीलिए इसकी जो पैकिंग है उसको हम लोग चेंज करा चुके हैं, चेंज नहीं कराया सॉरी, ढीली हो गई थी, ठीक है। और वहाँ से लीकेज हो रहा था पीछे से, उस साइड से। और उसके बाद क्या किया था मैं, वो तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया होगा, जिस ब्लॉग में मैंने इसका 6000 किलोमीटर वाला रिव्यू किया था, कि इसकी जो पैकिंग है उसको उन्होंने चेंज नहीं किया, सिर्फ इस बोल्ट को टाइट कर दिया, और उसके बाद से वो लीकेज वाली प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और उसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स आई थी भाई, सारी चीज़ें मैं अभी आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले तो जो नए व्यूअर्स हैं, बिल्कुल नए, उनको बता दूँ कि अपने जो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम का जो फ्रंट वाला अलॉय है वो चेंज हो चुका है, जो डिस्क है वो चेंज हो चुकी है, जो कैलिपर है वो चेंज हो चुका है, और तीनों चीज़ें एक साथ भी चेंज हो चुकी हैं, समझ रहे हो। तो इतना कुछ कर रही है हम लोगों ने इस गाड़ी के अंदर ना, कि सोचने की बात है। लेने के फर्स्ट मंथ के अंदर ही हम लोग सर्विस सेंटर बहुत दौड़े थे, और सारे के सारे वीडियोस मैंने आपको दिखा रखे थे, ठीक है, कि इसमें क्या क्या है और मतलब क्या क्या दिक्कतें हैं, और उन चीज़ों को कैसे फिक्स कर रहा है हीरो। हाँ, बाइक में देखो प्रॉब्लम्स हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी। बहुत सी जगह ऐसी हुई हैं जहाँ पे इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए थी, बट स्टिल जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स थे, लाइक इसका फ्रंट अलॉय वाला, वो तो फिक्स करने में हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लाइक ऑलमोस्ट 1 मंथ ले लिया था इससे हम लोगों का। ठीक है, गाड़ी में दिक्कत थी, ठीक है, लेकिन जो अच्छी पॉइंट है, जो गुड पॉइंट मुझे लगा वो यही था कि वहाँ के सर्विस सेंटर वाले सुन रहे थे बातें, ठीक है। उनको समझ में आ रहा था कि सर्विस में ही आएगा, क्लेम हो जाएगा, तो सारी चीज़ें उन लोगों ने अपने वारंटी के अंदर ही क्लेम करी हैं, और उसके बाद ही चेंज की हैं, ठीक है। और बहुत से लोग बोल रहे थे कि भाई अलॉय नहीं चेंज हो रहा है, मना कर रहा है अलॉय चेंज करने के लिए, कमेंट्स किया है कुछ लोगों ने। तो बता दो भाई कि देखो वारंटी के अंदर है, अंडर वारंटी अगर है तो डेफिनेटली चेंज करेगा, बस आपको थोड़ा सा बात करने का तरीका होना चाहिए उनसे, क्योंकि बहुत से लोग ट्राई करते हैं कि उनका बच जाए, है ना, कुछ भी फालतू ना जाए। और एक और चीज़ भाई कि अब जो पिछला व्लॉग लोगों ने देखा होगा 6000 किलोमीटर वाला, उन लोगों को पता होगा कि इसका जो अलॉय फ्रंट डिस्क वगैरह सब चेंज हो चुका है। अब जो इस वाले व्लॉग में जो देख रहे हैं ना, उनको बता दूं कि जो इसकी थ्रॉटल बॉडी है, इसकी थ्रॉटल बॉडी है वो भी चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो अभी इससे लाइक 1 या 2 हफ्ते पहले ऐसी प्रॉब्लम मेरी गाड़ी में आई थी, जिससे इसका आरपीएम जो था वो आइडलिंग नहीं कर पा रहा था। आइडलिंग कर रहा था तो 3 to 4,000 आरपीएम के बात कर रहा था, ऑलमोस्ट 5,000 आरपीएम पहुंच जा रहा था ऑटोमेटिक। या फिर पहले क्या हो रहा था, फ्लक्चुएट कर रहा था, बिल्कुल ही मेंटेन नहीं कर पा रहा था, स्टार्ट नहीं कर रख पा रहा था अपने आप को, थ्रॉटल लेना पड़ रहा था हम लोगों को अपने हाथ से। जबकि एक राइड बाय वायर थ्रॉटल टेक्नोलॉजी वाली बाइक है, तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इसके लिए हम लोगों ने उनको दिखाया था, तो
पहले क्या हो रहा था, बिल्कुल गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी अपने आप से, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने दिखाया, तो उन्होंने थोड़ा सही किया उसमें कुछ, तो क्या हुआ कि वो आरपीएम ज़्यादा लेने लगी। घर लेके आया भाई तो पता चला कि आरपीएम ज़्यादा ले रही है और कम हो ही नहीं रहा है। उसके अगले दिन जब गए तो पूरा का पूरा टोटल बॉडी चेंज कर दी गई है, ठीक है। तो फिलहाल ये वो जो इशू था वो फिक्स हो चुका है अपनी गाड़ी के अंदर। और उसके अलावा और देखा जाए तो मैंने टायर्स का आपको फीडबैक बता ही दिया। हाँ, हम लोगों ने इसकी 4th सर्विस करवा रखी है। 9000 प्लस किलोमीटर जब इसके हुए थे तब हम लोगों ने इसकी 4th सर्विस कराई थी, जो कि थी इसकी मेजर सर्विस, ठीक है। और उस मेजर सर्विस में समझ लो ये पहली इकलौती मेजर सर्विस थी, क्योंकि बाकी की सारी सर्विसेज में हम लोगों ने सिर्फ इसका ऑयल फिल्टर चेंज कराया है, एयर फिल्टर साफ़ कराया है और इंजन ऑयल है वो चेंज किया है। बट इस वाले सर्विस में हम लोगों ने इसके ब्रेक पैड चेंज किए हैं। और ब्रेक पैड चेंज करने के बाद में भाई सबसे बड़ा जो ट्रुथ था ना इस बाइक का, रियलिटी थी, वो हम लोग को चेक मिल गया कि अगर इस बाइक में आपको डुअल डिस्क मिल रही है ना, तो वो डिस्क ली गई है एक्सट्रीम 160R से, और साथ साथ में उसमें जो है ABS भी आ गया है। तो अब ABS को इंक्लूड करने के बाद में और एक्सट्रीम 160 से डिस्क लेने के बाद में डेफिनेटली जो उसका ब्रेक पैड्स थे उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाली थी, क्योंकि फ्रंट वाले ब्रेक पैड्स तो भाई 300 to 400 रुपीज़ के आ रहे थे अराउंड, और जो रियर वाला ब्रेक पैड था ना उसकी कॉस्ट उनके तो आप हिल जाओगे, उसकी कॉस्ट थी 900 रुपीज़, समझ रहे हो, 900 रुपये। जब मैंने 6000 वाला वीडियो में आया था तब मैंने आपको बताया था कि उसकी कॉस्ट जो है वो 900 रुपये है लेबर के साथ में। तो समझ लो इतनी कॉस्ट देखने के बाद में हम लोगों ने कुछ और जुगाड़ लगाया, लाइक ब्रेक पैड्स उसमें सही पड़े हैं, लेकिन हाँ वो ओरिजिनल हाई एंड क्वालिटी में नहीं पड़े हैं, जो कि पड़ते हैं एक्सट्रीम में, जो एक्चुअल में वहाँ से शोरूम से मिलता है हम लोग को, ठीक है। तो ब्रेक पैड्स फिलहाल हम लोगों ने रियर वाला जो यूज़ किया है वो है RTR 160 2V का। तो उसमें फिक्स करने के बाद में वो अच्छे वर्क कर रहे हैं, किसी भी टाइप की साउंड नहीं आ रही है। बहुत से लोगों ने मुझसे इसके साउंड के बारे में बोला कि इसके रियर वाले ब्रेक से जब भी एक पिलियन बैठा हो तो पिलियन के साथ में हमेशा साउंड आती है चींची चींची की। तो फिलहाल ये वो साउंड जो स्टार्टिंग में थी मेरी गाड़ी में आ रही थी, बट आने के बाद कुछ टाइम के बाद से वो नॉर्मल हो गई, सही हो गई, फ्लैट हो गई। बट फिलहाल ये जब हम लोगों ने इसका ब्रेक पैड चेंज कराया है, ब्रेक पैड चेंज कराने के बाद से वो साउंड हमें फिर से देखने को मिल रही थी, और अभी तो थोड़ी सी वो गायब है, क्योंकि ब्रेक पैड चेंज कराए हुए भी हम लोग को 15 दिन हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, वो सारी चीज़ें जो गाड़ी में पहले से ही आती हैं। अब कुछ और चीज़ें बता देते हैं भाई। देखो जैसे कि हम लोगों ने लगाया है अभी ये इंजन गार्ड, देख लो गाड़ी में जो अभी इंजन गार्ड लगा है वो है RTR 160 2V का आई गेस है, ठीक है। और इसको फिक्स करने के लिए हम लोग को इसको कट भी करना पड़ा है। अभी तो बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा होगा आपको, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा चल चुकी है। बाकी ये एक्चुअल में देखा जाए तो भाई यहाँ देखो डिस्प्ले फ़ोटो हो रही होगी, बहुत ज़्यादा क्लियर लग रही है। एक बार ये हम लोगों ने लगाया था तो हल्का सा नीचे तक लगा था, जिससे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, और उसकी वजह से ये एक बार क्रैश भी हो चुका है, लाइक ये टूट भी चुका है। टूटने के बाद इसको हम लोग दोबारा से घर पर जोड़ा है, खुद से बनाया है, देन उसको फिक्स किया अपनी एक्सट्रीम में। कैसे फिक्स किया, अगर ये सब जानना हो तो डेफिनेटली कमेंट कर देना। उसके लिए भी एक प्रॉपर डेडिकेटेड ब्लॉग तो नहीं, बट नेक्स्ट ब्लॉग में इंक्लूड कर दूँगा कि कैसे फिक्स करते हैं ना। बाकी ये नंबर प्लेट वाला सीन देख लो भाई, ये भी हम लोगों ने खुद से बनवाया है, हैंडमेड है, और इसको यहाँ लगवा दिया है हम लोगों ने शार्प लुक के लिए। और एंड देन उसके बाद देखने पा रहे होगे भाई बार एंड मिरर्स लगे हुए हैं अपनी गाड़ी में। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी रिसेंटली में हम लोगों ने कराई है, आपके व्लॉग्स में नहीं दिखाई है। व्लॉग में सिर्फ आपको यही चीज़ दिखी होगी जो कि है इसकी टेल टाइडी, एंड बैक से आप इसका लुक देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा शार्प आ रहा है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल कुछ ऐसी है अपनी एक्सट्रीम, ठीक है। इस प्रॉकेट से अभी तक कोई भी किसी भी टाइप की साउंड एंड ऑल हम लोग को देखने को नहीं मिली है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है। तो स्प्रॉकेट एकदम ही सही है। और जो गाड़ी की वाइब्रेशंस थी ना वो अभी भी वैसी ही हैं, लाइक वाइब्रेशंस हैं वो अभी भी बिल्कुल ही कम है यार। मेरा फ़ोन वाला बंद हो जा रहा है, इस चक्कर में पूरा फ्लो बिगड़ जा रहा है मेरा। अब पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। स्टोरेज पे फ़ोन में पूरी है, लेकिन फ़ोन मेरा गर्म बहुत हो गया है ना। वैसे वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा सही हो गया है, पीसफुल हो गया एकदम, कोई भी धूप धड़क्का नहीं है, ठीक है। हाँ, हम लोग वाइब्रेशंस के बारे में बात करें तो वाइब्रेशंस अभी भी बहुत ज़्यादा कम है, बिल्कुल ही गाड़ी रिफाइंड है। इतने सर्विस होने के बाद भी गाड़ी का कैरेक्टर अभी भी खुला हुआ है, वैसा का वैसा ही जैसा कि ये स्टार्टिंग में था। जिस पार्ट में गाड़ी अच्छी हुई है ना वो है इसका गियरबॉक्स। गियरबॉक्स से लेके बहुत लोगों ने बोला था कि इसकी जो शिफ्टिंग है बहुत ज़्यादा हार्ड है, और मैंने खुद ही बोला था लेने के बाद, लेते ही मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की थी, और नेक्स्ट टाइम आपको डिलीवरी वाले ब्लॉग में बता दिया था कि भाई गियरबॉक्स का हार्ड है। और टाइम के साथ में अब ये 10,000 11,000 चल चुकी है ना, तो चलने के बाद में अभी इसका गियरबॉक्स पहले से सही हो गया है। सरप्राइज हूँ मैं इस चीज़ को लेकर, लेकिन हाँ ये बात तो रियलिटी है कि इसका जो गियरबॉक्स है वो पहले से स्मूथ हो गया है, और वैसा नहीं हो गया है स्लिक शिफ्टिंग जैसी मेरी RS में है, बाकी गाड़ियों में है। लेकिन हाँ अपने आप से अगर इस गाड़ी से कंपेयर करें तो पहले से सही है। तो ठीक है, दैट इज़ इट फॉर दिस व्लॉग, है ना। क्योंकि इस वाले व्लॉग में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ ऊपर से आपको वो सारी चीज़ें बता दी जो यूजुअली एक इंसान देखता है। वेयर एंड टेयर वाले पार्ट्स होते हैं, लाइक टायर्स हो गए, ब्रेक्स हो गए, इंजन हो गया, है ना। यही सारी चीज़ें मैंने आपको बताई जो कि वेयर एंड टेयर वाले पार्ट्स हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी जानना हो ना तो भाई देख लो, आज ही अभी मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, अभी जाके घर जाके इसको एडिट करूँगा, एडिट करके 1 घंटे के अंदर अपलोड करके पब्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो पब्लिक करने के बाद में समझ लो कल मैं दोबारा शूट करूँगा। कल से पहले इस ब्लॉग पर जितने भी कमेंट्स आते हैं ना, 1 दिन के अंदर जितने कमेंट्स आते हैं सारे के सारे कमेंट्स के रिप्लाई मैं दूंगा अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि होने वाला है
राइड रिव्यू ऑफ आर एक्सट्रीम आफ्टर 10,000 किलोमीटर्स, है ना। तो चलो भाई, इसी गुड नोट के साथ में एंड करते हैं हम लोग इस वीडियो को। मिलता है मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।